ओके, तो इस पार्ट में हम लोग करेंगे यूपी टीजीटी साइंस के प्रीवियस 2013 2013 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग, इसका पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 11 तक कर चुके हैं। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, 12 क्वेश्चन क्या पूछा है? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व है। तो आप गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा, या जैव अणु में आप चैप्टर केमिस्ट्री में जैव अणु चैप्टर है उसको अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे उस चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व जो होता है वो ऑक्सीजन है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा है, ध्यान देना है, पृथ्वी की सतह की बात कर रहा है, यानी कि अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा है। अर्थ क्रस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट पे जो मोस्ट एबंडेंट या सर्वाधिक उपलब्ध तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। और कितना परसेंट होता है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन होता है 46% के करीब होता है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ठीक है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये है, देखिए सबसे मोस्ट एबंडेंट क्या है? ऑक्सीजन। कितना है? 46.6% है अर्थ क्रस्ट में, भूपटल पे, ठीक है। एक इसका है CN राव द्वारा लिखित अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री से विश्वविद्यालय प्रकाशन हैदराबाद का डाटा है ये, ठीक है। तो मोस्ट एबंडेंट जो है अर्थ क्रस्ट या भूपटल पे ऑक्सीजन है 46.6%। जो ऑक्सीजन आप लोग देखते हो 21% वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है, अर्थ क्रस्ट की ऑक्सीजन नहीं है वो। अगर आप अर्थ क्रस्ट की बात करोगे तो ऑक्सीजन 46.6% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद कौन सी है? सिलिकॉन है। सिलिकॉन के बाद क्या है? सिलिकॉन के बाद है आपका एक मिनट, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है। सिलिकॉन के बाद आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आएगा आई थिंक कैल्शियम। कैल्शियम के बाद आएगा आपका कैल्शियम 3.6% है। उसके बाद जो भी हो आप इससे डाटा, मतलब डाटा के अकॉर्डिंग आप ये बना सकते हो, लेकिन मोस्ट एबंडेंट जो है अर्थ क्रस्ट पे, पृथ्वी की सतह पे सर्वाधिक जो है वो ऑक्सीजन है, यानी कि 12 का C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 पूछा है F उप सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन F सब सेल। तो F सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या F उप सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो पहले हम सब सेल या उप सेल की बात कर लेते हैं। तो सब सेल या उप सेल, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, परमाणु संरचना से। टोटल 4 सब सेल होते हैं, S P D F। S सब सेल या S उप सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, P में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, F में टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये डाटा याद होना चाहिए। ये 4 टाइप के सब सेल होते हैं, S P D F। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 13 का A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या पूछा है? 1 मीटर किसके इक्वल है? 1 मीटर तुल्य है। तो ये तो सिंपल है, यूनिट कन्वर्जन। 1 मीटर कितना होता है एंगस्ट्राम में? 10 एंगस्ट्राम के होता है, 10 एंगस्ट्राम के होता है। और 1 नैनोमीटर कितने के होता है? 10 - 9 मीटर के होता है। ये मतलब बेसिक है। ओके, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा? 10 एंगस्ट्राम। चलिए कुछ मैं अपने से जोड़ना चाहता हूँ, जैसे 1 माइक्रोमीटर ये पूछा है, मतलब पूछता है 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? 10⁻⁻6 मीटर के होता है। 1 नैनोमीटर मैंने बता दिया। 1 एंगस्ट्राम कितने मीटर के इक्वल होता है? 1 एंगस्ट्राम 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। अब आपको ये पता है 1 मीटर में कितने एंगस्ट्राम होता है? 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्राम होता है, ये तो आपने देख ही लिया। माइक्रोमीटर देख लिया, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्राम में 10⁻10 मीटर, 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्राम, 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर। ये कुछ यूनिट आपको बेसिक ये मेमोराइज होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यदि कोई मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्वेश्चन नंबर 15, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ANH3 टेकन 6Cl3 की प्रभावी परमाणु संख्या EAN 33 है, दिया हुआ है। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दिया हुआ है। तो A की परमाणु संख्या बतानी है हमको, यानी कि हमको जो A मेटल है, ये जो सेंट्रल मेटल है, उसका हमको एटॉमिक नंबर बताना है A सेंट्रल एलिमेंट का। चलिए ठीक है, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले जो कंपाउंड दिया उसको यहाँ पे लिखते हैं, A दे रखा है, लिगेंड दिया है अमोनिया, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। उसके बाद जो काउंटर आयन लिखा है Cl3। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फार्मूला होता है EAN इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, यहाँ पे लिख देता हूँ, पर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, मतलब जो सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल की परमाणु संख्या माइनस
कहाँ लिखे माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, जो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो, प्लस 2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये होता है इफेक्टिव टाइमिंग नंबर का फार्मूला। तो बस यहाँ पे डाटा पुटअप करना है। हमको ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है इफेक्टिव ए एन की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, तो ए एन की वैल्यू कितना दिया है इन्होंने, 33 दिया है। एटॉमिक नंबर हमको ये निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, जो हमको निकालना है उसको हम मान लेंगे क्या, यक्स। तो एटॉमिक नंबर निकालना है, इसको यक्स मान लिया सेंट्रल मेटल का, माइनस ऑक्सीजन स्टेट इसका कितना आएगा, आप इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो इसका 3 आएगा, ठीक है। ओके, या अगर निकाल के दिखाएं या तो मतलब निकाल लोगे, आई होप निकाल लोगे आप लोग। तो ऑक्सीजन स्टेट इसका आ जाएगा 3, तो यक्स माइनस 3 प्लस 2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अमोनिया 6 टाइम है ना, तो 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो आ जाएगा यक्स माइनस 3 प्लस 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 आ जाएगा, प्लस प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस एक्स प्लस 9 हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 में से 9 गया कितना आ जाएगा, 24 आएगा ना, 24 आ जाएगा। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, तो अब इसको 33 में से 9 गया 24 तो आएगा ना, हाँ सही है 24। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 24, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 का सी। फिर अगर मैं बोल रहा हूँ एक शिल्पी से चेक करोगे तो आंसर गलत दिया है आई थिंक, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग रूल, लेकिन तरीका यही है आपको सॉल्व करने का। इफेक्टिव टाइमिंग नंबर प्रभावी प्रमाण संख्या का फार्मूला ये होता है, एक बार देख लीजिए। इफेक्टिव टाइमिंग नंबर होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीजन स्टेट प्लस 2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर। इफेक्टिव टाइमिंग नंबर इन्होंने पहले से दे रखा था 33 ही दिया था ना, 33। अब हमको टाइम नंबर निकालना था, एक्स मान लिया हमने। ऑक्सीजन स्टेट इस कंपाउंड का निकालोगे 3 आएगा। अच्छा मैं निकाल के दिखा देता हूँ इस कंपाउंड का ऑक्सीजन स्टेट, एक मिनट ज़रा सा मुझे जगह चाहिए, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, आई होप कि दिखे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ इसका ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीजन स्टेट आप इसका निकालोगे तो ए का निकालोगे, एक्स मान लोगे, प्लस अमोनिया कितने टाइम है, 6 टाइम है, इंटू अमोनिया लिगेंड का जो ऑक्सीजन नंबर होता है 0 होता है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है 0, प्लस कितना टाइम है ये क्लोरीन, 3 टाइम है। क्लोरीन का कितना होता है -1, तो 3 गुणे -1, कोई चार्ज हो नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, एक्स प्लस 0, 3 1 जा 3 -3 इक्वल टू 0। अब उधर ही जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, यानी कि ये +3, तो ये ऑक्सीजन स्टेट इसका कितना आएगा +3, तो सही तो है, ठीक है। तो ऑक्सीजन स्टेट ये रखा मैंने 3 रखा, माइनस में था +2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से था, ये कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने रखा, ठीक है। सॉल्व किया तो 24 9 33 तो आएगा, सही है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि क्या है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ब्राह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहले बताओ किस ग्रुप का होता है। तो मैं पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूँ तो जो ग्रुप पी ब्लॉक के जो होते हैं, मतलब पी ब्लॉक के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वही पी ब्लॉक में किधर, जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में है, ठीक है। राइट साइड में कौन सा, पी ब्लॉक ही तो है राइट साइड में। और पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक होता है पी ब्लॉक, 13 से लेके ग्रुप 18 तक। ग्रुप 13 मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ग्रुप 14 15 16 17 18, ठीक है। 13 में कौन कौन से आ जाएंगे, बोरान फैमिली आएगा, मतलब बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। 14 में क्या आएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आएगा। और 15 में आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आएगा। ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ग्रुप 16 में आएंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और इधर आएगा पोलोनियम आ जाएगा एक, ठीक है। और 17 में आएंगे क्या क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आ जाएगा। यहाँ पे आएगा हीलियम, 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान एंड रेडान आ जाएगा। ये एलिमेंट है पी ब्लॉक के, मैं सिर्फ पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उसमें फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हर एक ग्रुप की, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। ओके हर एक ग्रुप की मैं बात कर लेता हूँ डिटेल में। इसके जब हम ब्लॉक केमिस्ट्री करेंगे, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, वहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे ग्रुप 13 आया तो NH2 NP1 होता है। पहली बात तो पी ब्लॉक का है तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 से लेकर 6 तक हो सकता है, NH2 NP1 से लेकर 6 तक हो सकता है। अब यहाँ पे देखें NH2 NP1 ग्रुप 13 का, मतलब
बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इसका हो जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात हो रही है। NH2 NP2 ग्रुप 14 का, ठीक है। और ऐसे जरा सा जगह चाहिए, 1 मिनट, अब आ जाएगा सब, ठीक है। अब नेक्स्ट NH2 NP3 ग्रुप 15, या बोल लो कि 15 मतलब ग्रुप 15 या नाइट्रोजन फैमिली। अगला NH2 NP4 16 या ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और लास्ट NH2 NP5 हैलोजन फैमिली, ये होता है हैलोजन फैमिली, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। यही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, और उसमें भी फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यही हो गया। बाकी लास्ट जो है वो है इनर्ट गैस यानी कि नोबल गैस, उसका होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP6 होता है। तो ये हो गया। यहाँ पे बात हो रही थी क्या, सिंपल सी बात हो रही थी कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या ब्राह्मणतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा NH2 NP5, ये होगा, ठीक है। बाकी ये भी है, NH2 NP3 किसका है, नाइट्रोजन फैमिली का है। NH2 NP4 किसका है, ऑक्सीजन फैमिली का है। और NH2 NP6 किसका है, नोबल गैस का है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको देख लो, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। चलिए 17 पूछा है, जब पानी जमता है उसके अणुओं के बीच की दूरी, ठीक है। देखो पानी है, वाटर, वाटर तीनों फॉर्म में पाया जाता है, मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो पानी जब ठोस में जाता है यानी कि जब बर्फ़ बन जाता है, आइस, ठीक है, आइस होता है तो ठोस होता है, तब इस समय जो वाटर एक कम डेंस होता है, उतना डेंस नहीं होता है, ये कम डेंसर होता है। यानी वाटर के मालिक्यूल, इसमें जो मालिक्यूल होते हैं वो दूरी थोड़ा ज़्यादा होती है। मालिक्यूल के बीच की दूरी जो होती है, मालिक्यूल के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, तो मालिक्यूल ज़्यादा सटे सटे होते हैं, मालिक्यूल के बीच की दूरी कम होती है। यानी कि जब लिक्विड से वो ठोस बनता है वाटर का मालिक्यूल, तो जो वाटर मालिक्यूल के बीच की दूरी है, जो उसके अंदर मालिक्यूल है वाटर के, उनके बीच की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, घटती नहीं है। कम से ज़्यादा हो जाती है, यानी बढ़ती है। तो 17 का बी हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट है। ओके। वैसे भी अगर आप देखोगे आइस जो है पानी पे तैरता है, क्यों तैरता है, क्योंकि आइस जो है हल्का होता है, आइस की डेंसिटी कम होती है कंपेयर टू द वाटर के। तो आइस ऐसे भी सोचोगे आइस जो होता है कम डेंसर होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ज़्यादा डेंसर होता है, ज़्यादा घने होते हैं, ज़्यादा सटे सटे होते हैं, उनके बीच की दूरी कम होती है, ठीक है, तभी तो वो भारी होते हैं। और आइस जो होता है उनके जो मॉलिक्यूल है उनके बीच की दूरी ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा वो हल्के होते हैं। अगर एक इक्वल अमाउंट में आप वाटर और आइस को ले लोगे तो आइस जो है ज़्यादा हल्का रहेगा, पानी ज़्यादा भारी रहेगा। रीज़न यही है कि आइस में जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा होती है, और वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा डेंसर होते हैं, ज़्यादा सटे सटे होते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। सिंपल सा आंसर देना, जब पानी जमता तो उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, घटती नहीं है। ध्यान नहीं, गलत नहीं करना है, घटती नहीं है बल्कि क्या होती है, बढ़ती है। ओके। हाँ, ज़्यादा लॉजिक लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा, घटती है दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो घटती नहीं है बल्कि क्या होती है, बढ़ती है। ओके। अब ट्राई, कोई क्वेश्चन है, चलो इसको जल्दी से कर लो। नाइट्रोजन अणु में क्या होता है, तो नाइट्रोजन अणु का पहले आप बना लो स्ट्रक्चर, N2, ठीक है। नाइट्रोजन ये होता है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड N, कितने सिग्मा, कितने पाई बांड पूछा है कि इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में बांड पूछा है, तो एक सिग्मा और 2 पाई बांड है। तो एक सिग्मा 2 पाई कहाँ दिख रहा है, तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सिग्मा 2 पाई साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, एक सिग्मा 2 पाई हो जाएगा, 18 का सी सही हो जाएगा। अगर ये पूछता है कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसका दुगना करते तो 2, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन पूछा नहीं है, बांड पूछा, तो एक सिग्मा 2 पाई है, सिंपल सा, कुछ इसमें था नहीं, 18 का सी। चलो नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे खुद से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मल्टीपल बांड दिखे, जैसे कार्बन डबल बांड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बांड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बांड नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ट्रिपल बांड नाइट्रोजन, ओके, और कुछ बन सकता है। हाँ, तो इसमें सिर्फ एक सिग्मा, सब में एक ही सिग्मा है, सब में कितना है, एक सिग्मा, जितना बचा वो पाई हो जाएगा। जैसे इसमें एक सिग्मा 1 पाई है, इस केस में एक सिग्मा 1 पाई है, इसमें एक सिग्मा 2 पाई है, इसमें एक सिग्मा 2 पाई है, इसमें भी एक सिग्मा 2 पाई है। तो अगर मल्टीपल बांड का केस है तो एक सिग्मा तो रहना फिक्स है, उसके अलावा जितना बच रहा है वो पाई बांड हो जाएगा, पाई बांड की तरह इसको काउंट किया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। तो 18 का सी तो है ही, बट अगर ऐसा भी आए नाइट्रोजन के अलावा अगर सी ये पूछता है तो आप ऐसे काउंट करोगे मल्टीपल बांड के केस में। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात अब करेंगे। स्टोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है तो क्या मिलता है। चलिए, तो एसीटोन में ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ज़रा।
तो एसीटोन क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन इसको बोलते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2 प्लस CaOCl2, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म CaCl3 बन जाएगा, ठीक है। और इधर CH3COO टेकन ट्वाइस, कैल्शियम का CH3COO टेकन ट्वाइस Ca साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, और दो साइड प्रोडक्ट मिलेंगे CaCl2 प्लस वाटर, कैल्शियम का क्लोराइड प्लस वाटर। तो मेन प्रोडक्ट जो बना वो बनेगा क्लोरोफार्म। जब आप एसीटोन में ब्लीचिंग पाउडर डालोगे तो क्या बनेगा, क्लोरोफार्म बन जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, क्लोरोफार्म में से करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लांक की परिकल्पना के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है। ओके, तो इन्हें प्लांक की जो कॉन्सेप्ट था, प्लांक की परिकल्पना के अनुसार जो ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब इमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है, E बराबर जो फार्मूला होता है NH म्यू होता है, या म्यू बराबर, चूंकि म्यू बराबर क्या होता है C/λ, इस पर क्वेश्चन आ सकता है सीधे सीधे म्यू बराबर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, म्यू बराबर क्या, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये तो सबको पता होगा 3 × 10⁸ ये होता है, बट ठीक है एक्स्ट्रा जानकारी है बस। ये जो फार्म होता है प्लांक की परिकल्पना के साथ जो ऊर्जा जो होती है इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो इंटीग्रल मल्टीपल के फार्म में होगी, ठीक है। H म्यू रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और किस फार्म में रहेगा, बहुपूर्णांक यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल के फार्म में रहेगी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मैं थोड़ा सा इस पर और एक्स्ट्रा बात करूँगा, ठीक है। इस पर क्या और आ सकता है अगर पूछेगा तो वो ये पूछ सकता है, देखिए पहले बता, एनर्जी एब्जॉर्ब है या इमिट होगी तो NH म्यू के फार्म में होगी, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, या यहाँ पे कोई इंटीग्रल वैल्यू होगी 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यू होगी मतलब पूर्णांक होगी कोई, ठीक है। n अब H तो प्लांक कांस्टेंट है, H का मान होता है 6.64 × 10⁻34, ठीक है। यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, म्यू बराबर होता है C/λ स्पीड ऑफ लाइट बटा वेवलेंथ। C का मान आपको पता है क्या होता है, C का मान होता है 3 × 10⁸, ठीक है। आप 3 × 10⁸, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। लैम्डा दिया रहेगा तो म्यू पूछ लेगा, या लैम्डा बराबर पूछ लेगा तो आप क्या बोलोगे C/म्यू रख दोगे, ठीक है। एनर्जी पूछेगा, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, म्यू दिया रहेगा तो आप बुलाओगे H म्यू लगा दोगे, ठीक है। और अगर C और लैम्डा दिया या सिर्फ लैम्डा दिया तो SC/λ लगा दोगे। तो ये फार्मूला आपको एनर्जी का बेसिक 3 फार्मूले कम से कम पता होगा, E बराबर H म्यू, E बराबर SC/λ, E बराबर NH म्यू, ठीक। ओके, तो ये हो गया 20 का बी ऑप्शन सही। तो इतना बात करनी थी इस क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 20 के आगे किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।